नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। एनबी न्यूज की खास पेशकश हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस भारत के उन युवाओं और नौजवानों को समर्पित एक खास दिन है जो देश के भविष्य को बेहतर और स्वस्थ बनाने की क्षमता रखते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया कि विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। महान देशभक्त प्रखर वक्ता, भारत को विश्व पटल पर प्रसार करने वाले युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मैनुअल सीक्वेंसिंग एक्ट पर गठित राज्य निगरानी समिति की बैठक ली है। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में सीवरेज की सफाई करने वाली मशीनों के स्टेशन उपलब्ध होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिन विभागों पर पुराने सीवरेज हैं वहां पर उसी तरह की तकनीक पर आधारित मशीनों की सफाई की जाएगी। तो वहीं इसके अलावा जिन स्थानों पर नई सीवरेज व्यवस्था है वहां पर आधुनिक रोबोटिक मशीनों से सीवरेज की सफाई करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि विभाग द्वारा इस तरह की मशीनों की रोटेशन करनी चाहिए कि हर निगम और नगर पालिका में मशीनों की समयबद्ध तरीके से सीवरेज की सफाई की जा सके। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से एनबी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान हरियाणा के ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने वाले सवाल पर बोलते हुए कंवरपाल गुर्जर ने बड़ा ऐलान किया है। सुनवाते हैं आपको। प्राइवेट स्कूलों की मान्यता का मामला अटका है। सरकार ने इस पर क्या फैसला लिया है ये हम जानेंगे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी से। कंवरपाल जी इस समय हमारे साथ है, इनसे और विषयों पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि ये जो स्कूलों की मान्यता का मामला लटका हुआ है वो अभी किस स्टेज पे? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से उनको हर साल मान्यता दी जाती थी, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट ने भी रोक लगाई थी कि इस प्रकार से लगातार ये ना दी जाए। तो लेकिन क्योंकि अब की बार बच्चों ने एडमिशन वहाँ ले लिया था तो हमने उनको कहा कि इस बार हम मान्यता उनको दे देंगे। तो उसके बारे में कानूनी राय लेके उसके बाद हम मान्यता दे देंगे, उनसे कहा था। लेकिन आगे से फिर उनको आगे मान्यता नहीं दी जाएगी, अगली बार मान्यता नहीं दी, अब की बार मान्यता देके उन बच्चों को पेपर करा देंगे। ये बताएं कि एग्जैक्ट कितनी संख्या है इन स्कूलों की और कितने बच्चे जो हैं जो आपने कहा कि एडमिशन इसमें ली जा चुकी है? नहीं, देखिए, एग्जैक्ट तो मैं भी आपको नहीं बता सकता कि कितनी एग्जैक्ट है, लेकिन लगभग जितना आपने कहा इतनी के करीब स्कूल हैं ये, और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे हैं जिनका यहाँ एडमिशन हुआ है। तो उनके उसको देखते हमने कहा है कि अब की बार उनको मान्यता देके इन बच्चों को पेपर कराएंगे, लेकिन आगे से मान्यता नहीं देंगे। कब तक जो है इनको मान्यता मिल जाएगी? देखिए, जल्दी हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि शायद एक सप्ताह में सारा काम हो जाएगा। ये सर ये कई सालों से ऐसा ही मामला है, अंतिम दौर में सरकार को कहीं ना कहीं माननी पड़ती है बात, लेकिन कई दफ़े शक्ति बरतने के बाद भी इस समस्या का हल जो है बरसों से नहीं हो रहा। अब क्या इस बात की क्या इनसे कोई गारंटी ली जाएगी कि आगे अपने जो है नियमों का सारे नियमों को पूरा करें और उसको जो है ताकि अंतिम समय पर आगे बच्चों की एडमिशन को देखते हुए सरकार को फैसला लेना पड़ता है? नहीं, देखिए, अब जैसा मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहने लग रहा और उसके बाद में और आने वाले टाइम में लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे नहीं। जब हम कह रहे हैं इस बात को कि आगे मान्यता नहीं देंगे इनको, तो लोगों को भी जानकारी हो जाएगी, अभिभावकों को जब पता चल जाएगा कि इनमें अगर एडमिशन कराएंगे तो आगे पेपर नहीं दे सकेंगे। जहाँ तक इनके पास मान्यता है, मान लीजिए इनके पास 5वीं क्लास तक की है, 8वीं तक की है, वो ये दिला सकते हैं, लेकिन अगर ये उससे आगे एडमिशन करेंगे तो आगे इनसे पेपर नहीं कराए जाएंगे। जहाँ 300 रुपये हम दे रहे थे वहाँ हम 500 कर दिया, जहाँ 500 दे रहे थे 700, और इसी प्रकार शहर में जहाँ 500 दे रहे थे वहाँ 700, जहाँ 700 दे रहे थे वो 900 रुपये कर दिए हमने। एक मंत्री जी, गेस्ट टीचर्स का मामला भी इन दिनों में काफी सुलझा हुआ है, उसको लेकर जो है क्या फैसला सरकार लेने जा रही है? नहीं, देखिए, अभी कोई मामला सुलझा हुआ नहीं है, बिल्कुल हमारी बातचीत भी होगी और हमने उनकी जो बातचीत उनके साथ की थी उस समस्या का हमने समाधान भी कर दिया। कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक कराई गई थी, उनमें इन्होंने 3 बातें रखी थी। एक, ये चाहते थे कि इनके सर्विस रूल बनने चाहिए, उसको स्वीकार कर लिया गया था, वो सर्विस रूल हमने बना दिए और 15 जनवरी तक हम उसको लागू कर देंगे। दूसरा, एक कैशलेस मेडिकल सुविधा चाहते थे,
कैशलेस जो है वो हम केवल जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको दे सकते हैं, लेकिन हमने 5 लाख रुपए तक का बीमा इनके परिवार का कर दिया कि अगर इस प्रकार की कोई भी जरूरत होगी तो वो इनको मिल जाएगा। ये 2 चीज़ों पे हमारी सहमति थी, दोनों हमने कर दी। तीसरा इनका जो वेतन का था उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि जो बेसिक पे है, मूल वेतन जो है वो हम नियम अनुसार आपको दे नहीं सकते। तो इनकी एक डिमांड थी कि एक बार मैं मुख्यमंत्री से मिला दूं, तो आज 3 बजे मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक है तो वहाँ बातचीत कर लेंगे। लेकिन उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था कि बेसिक वेतन हम दे नहीं सकते हैं, नियम अनुसार ही। शुक्रिया। तो प्राइवेट स्कूल जो मान्यता की बात है, 1 सप्ताह के भीतर मंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि इन्हें मान्यता दे दी जाएगी। साथ ही लेकिन इन्होंने आगाह किया है कि इस शैक्षणिक सत्र के लिए यह सुविधा जो है बच्चों के हितों के मद्देनजर प्रदेश सरकार देने जा रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को आगे से अगले शैक्षणिक सत्र में यह सुविधा नहीं मिलेगी और उन्हें नियमों का पालन करना होगा। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल की आदत बन गई है आरोप लगाना, और इसी के साथ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने तो इसलिए लगाई है कि उसने 5 स्टेटों में घूमना जाके, उसके बाद टाइम ही नहीं है दिल्ली का काम करने के लिए। और केजरीवाल की एक आदत बन गई जो ऑन रिकॉर्ड है कि वो अपनी कमियों के लिए दूसरों लोगों को दोषी ठहराना उनकी आदत है। आप अपना देखिए, आप बंद कर दीजिए दिल्ली को, आने जाने के रास्ते बंद कर दीजिए। आप इस तरह से इस लड़ाई को साझे तौर पर लड़ने की आवश्यकता है, ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है और आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सारे प्रदेश में कहीं पर भी कोई रैली, प्रदर्शन, धरना नहीं कर सकता। आप देखिए कि चुनाव आयोग ने भी जिस प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी ये प्रतिबंध लगाए, और कोरोना तो सारे देश में है, इसलिए यहाँ पर भी हमें वो प्रतिबंध हमने लगाए। नहीं, चंडीगढ़ में मुझको नहीं मालूम कि चंडीगढ़ में उन्होंने ये आदेश दिए रखे नहीं दे रखे हैं। अलबत्ता हरियाणा में इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है, और कल भी मैंने जो एसपीज और तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ वीसी की है, उसमें मैंने उनको कहा कि इसका सख्ती से पालना कराएंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा के ऑफिस भी हैं सर? हाँ, पर यहाँ कानून तो चंडीगढ़ का लगता है ना। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। यहाँ पर लोगों को देश के प्रति सम्मान सिखाया जाता है। अब जो लोग देश के हित में नहीं सोचते हैं, उनको तो आरएसएस लाइक रेड रैग टू ए बुल नजर आती है। इसलिए वो हमेशा इस प्रकार के उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। देखिए, आज देश का हर आदमी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को चाह रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी। पहले हमारे देश में भावनाओं की राजनीति होती थी। कभी गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, कभी किसी की मां मर गई इसलिए वोट डाल दो। लेकिन अब केवल और केवल विकास की राजनीति की जाती है। और इतने साल हो गए हमें आजाद हुए,
अब हिंदुस्तान का हर शख्स विकास चाहता है, तरक्की चाहता है, उन्नति चाहता है, और वो नरेंद्र मोदी जी आज केवल भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इसलिए किस प्रदेश में कौन क्या कह रहा, हम उस पर नहीं जाते। तो वहीं बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से जनजीवन के साथ ही हरियाणा के रोडवेज पर भी प्रभाव पड़ रहा है और इसी पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की और रोडवेज में कोरोना नियम और इसके प्रभाव की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। कोविड का प्रभाव एक दफा फिर बढ़ गया है, इसे तीसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है और इसके साथ साथ जहां अन्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, मसलन स्कूल, हेल्थ सर्विसेज या फिर अन्य जो कार्यालय हैं 50% की हाजिरी के साथ लगाए जा रहे हैं, वहीं हरियाणा का जो रोडवेज है उस पर भी प्रभाव पड़ा है। रोडवेज में कोरोना के क्या क्या नियमों का पालन हो रहा है और किस तरह कोरोना ने प्रभावित किया है, ये हम जानेंगे विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा जी से। मूलचंद शर्मा जी से हम खनन विभाग को भी लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि कोविड का क्या प्रभाव जो है रोडवेज पर पड़ रहा है? यह किसी भी क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें या अपने व्यापारी सेक्टर की बात करें, हर क्षेत्र में कोविड का प्रभाव जो पड़ा है उसी तरह से हरियाणा रोडवेज में है। और कोविड की जो मार है सबसे ज़्यादा रोडवेज महकमे पड़ती है कि लोगों निकलते कम हैं, ये शादियाँ में संख्या कम कर दी, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बंद है, और दूसरा क्या है कि सरकारी जो ऑफिस है उन्हें 50% कर दी, तो सबसे ज़्यादा मार रोडवेज में पड़ती है। ये बताएं, क्योंकि आप लोग लगातार पिछले 2-3 साल जब से कोविड है, हालांकि घाटे में रोडवेज रहती है लेकिन इन दिनों में ज़्यादा घाटा हुआ है, इस दौरान जो ये रिकवरी है और ज़्यादा कम होएगी, कितना घाटे की जो है बढ़ रही है? नहीं, रिकवरी तो ना के बराबर है। घाटा पिछली बार भी 800-900 करोड़ के आसपास था, और ये घाटा क्या है कि जब रोडवेज चलती है तभी कोविड सामने आता है, और ये हालात पिछले साल भी यही थे, इस साल भी यही हैं। पर ईमान के चलते हैं कि कोविड ना होता तो इस साल हम लगभग आसपास घाटा कम होता। जो कोविड के हालात जैसे एनसीआर के इलाके में बढ़े हैं, इससे ज़्यादा सबसे बड़ी प्रभावित हरियाणा रोडवेज हुई है। फिर भी हमने गाइडलाइंस जो केंद्र प्रदेश तरफ गाइडलाइंस हैं, 50% है, फेस मास्क है, इन सब की गाइडलाइन हमने वैक्सीन के लिए वैक्सीन डबल वैक्सीन वाला ही उसमें सफ़र करेगा, इस तरह से गाइडलाइन हमने जारी की है कि वही लोग इसमें सफ़र करें। सर ये बताएं, डाडम में जो जिस तरह से जो घटना हुई थी उसको लेकर उसकी जांच जो है अब किस स्थिति में है और क्या कुछ सामने आया है? नहीं, जांच है उसके भी भारत सरकार की एक कमेटी गठित हुई है, तो एनवायरनमेंट वाली, उसमें आने वाले समय लगेगा। और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है वो भी है, जब बड़ी टीम हो जाती है तो उसका इंतजार करना चाहिए, उसी में ही आने वाले समय लगेगा। तो जिस तरह से शादी ब्याह रुके हैं, कार्यक्रम रुके हैं, कोर्ट्स बंद हुई हैं, उसका प्रभाव सीधा सीधा रोडवेज पर भी पड़ा है। मूलचंद शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं रोडवेज की बसों में उन्हें पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है और रोडवेज का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। एनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से एक कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। तो आज़ादी के 75वें वर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रदेश भर में 7,500 स्थानों पर 75 की संख्या में देशभक्त महिला पुरुष एकत्रित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र के समक्ष जय हिंद बोस बोलेंगे। आपको बता दें कि नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि की जाएगी और आज़ाद हिंद फौज की जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और परिजनों को सम्मानित किया जाएगा और आज़ादी वीर योद्धाओं की गौरव गाथाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर में गांव और वार्ड प्रमुखों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देशभक्ति से सराबोर यह कार्यक्रम 23 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
एक हिस्सेदार हैं 1857 में जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। दूसरी हिस्सेदारी है कांग्रेस की, जिसकी भी चर्चा हो रही थी। तीसरी हिस्सेदारी है स्वतंत्रता सेनानी, वो जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, विनायक दामोदर सावरकर। और एक हिस्सेदारी है आजाद हिंद फौज और उसके सिपाहियों की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और इन चारों में से जब हम देखेंगे, जैसे मेरे से दत्ता कह रहे थे, दलाल साहब कह रहे थे कि एक का जिक्र तो बहुत ज्यादा है और तीन का जिक्र तो कम है। और इतना कम है कि उनका काम ज्यादा है। 3,27,000 लोग कहते हैं इस देश की आजादी की लड़ाई में मरे। के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसका मकसद यही है कि हमारी आज़ादी प्राप्त करने के लिए जिन वीर सेनानियों ने, शहीदों ने कुर्बानियाँ दी, आने वाली पीढ़ी उसको याद रखे, उनकी गौरव गाथाओं की जानकारी लोगों को मिले। और हमारी सरकार भी पूरा साल तरह तरह के कार्यक्रम करेगी। और 23 जनवरी का जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में, जिनका योगदान देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा है, और हरियाणा का बच्चा बच्चा उनकी कुर्बानी को मानता है, उसी के लिए ये कार्यक्रम जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रखे जा रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ ने रोहतक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कार्यक्रम में ग्राम प्रमुखों और शहर के वार्डों प्रमुखों के साथ बैठक को संबोधित किया। और इस बैठक में ग्राम प्रमुख, वार्ड प्रमुखों सहित बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आने वाले वक्त में जिले भर किस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा, इसको लेकर चर्चा की गई। मानता हूं कि एक वो महान इंटेलेक्चुअल आईएएस अफसर भी, आईसीएस अफसर। और फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 14 जनवरी को यमुनानगर के जगाधरी पहुंचेंगे, जहां वह गुरुकुल कन्या कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने मुख्यमंत्री के आगमन के लिए तैयारियों का जायजा लिया। और उन्होंने बताया कि पहले ये कार्यक्रम खुले में बड़े स्तर पर किया जाना था, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कार्यक्रम छोटा किया गया है। अब कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस कार्यक्रम को किया जाएगा और सभी कार्यकर्ता मास्क लगाकर ही पहुंचेंगे। आज मैं आदरणीय घनश्याम दास अरोड़ा जी के साथ अपने जिला के
अध्यक्ष सप्रा जी के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आज इस पैलेस में जो मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को आ रहे हैं उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पर अभी आया हूँ कि कोविड के कार्यकाल के समय में ओमिक्रॉन के चलते ये कार्यक्रम किस तरह से यहाँ बेहतरीन ढंग से संपन्न हो और गुरुकुल से संबंधित ये कार्यक्रम है और इसकी पूरे जोर शोर के साथ तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। तो यहाँ पर आकर हमने सारा देखा, बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं। तो ध्यान में रखते हुए पहले यहाँ जो योजना बनी थी वो हज़ारों लोगों को एकत्रीकरण की योजना बनी थी, खुले में कार्यक्रम करने की योजना बनी थी। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड नियमों के अनुरूप उनका पालन करते हुए आएंगे। इस गुप्ता पैलेस में हम 14 तारीख को कार्यक्रम करने जा रहे हैं और कोविड नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाकर आएंगे, लोग सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और जो उचित दूरी है वो बनाकर रखेंगे। और उसकी व्यवस्था के लिए आज श्रीमान रतनलाल जी कटारिया, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री राजेश चपरा जी, यहाँ की पार्षद श्रीमती प्रीति जौहर जी, हम इस सारी व्यवस्था को देखने के लिए और जो हमारे कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे हुए हैं उनको उचित मार्गदर्शन देने के लिए हम यहाँ पर। सर, गुरुकुल के बारे में बताएंगे, क्या गुरुकुल है और क्या इसमें मुख्यमंत्री करेंगे, शिलान्यास है या नहीं पता? नहीं, यहाँ पर नए गुरुकुल का शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए ही उनको बना रहे। तो वहीं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय युवा दिवस पर विश्व विख्यात ब्रह्म सरोवर के वीआईपी घाट पर स्वामी विवेकानंद की 159 फीट रंगोली बनाई गई और राष्ट्रीय कला मंच व एबीवीपी द्वारा यह रंगोली तैयार की गई है। आपको बता दें कि रंगोली बनाने में सदस्यों को 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा है। तो वहीं आपको बता दें कि 120 किलो रंगों के साथ 25 कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की रंगोली तैयार की है। तो वहीं आज पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती मना रहा है। सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय कला मंच कुरुक्षेत्र इकाई द्वारा जो स्वामी विवेकानंद जी की 159th जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हमने 159th फीट की रंगोली बनाने का प्रयास किया। तो इसमें 10 से 12 कार्यकर्ता ने प्रतिभागी रहे, जिसमें सुबह 8 बजे से लेके अभी तक लगभग 10 से 11 घंटे सभी छात्र छात्राओं ने काम किया है इस पर और हमें सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कल युद्ध डे पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे विवेकानंद जी का जो स्वरूप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ताओं ने यहाँ बनाया है वो बहुत ही एक यादगार पल है मुझे यहाँ पर देखना उसे। और ये सब पूरे समाज का, खास तौर पे विद्यार्थियों का जो स्वप्न है विवेकानंद बनने का, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं आप सबको, पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के जो टीम के छात्र हैं, विद्यार्थी परिषद से जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो आज रंगोली बनाई है वो सच में प्रेरणादायक है। और हम आशा करते हैं कि विवेकानंद जी की जो कल हम जयंती मनाने जा रहे हैं और युवाओं को एक अच्छा संदेश देने का काम करेगी। और आज इस तो वहीं भारत और चीन के बीच बुधवार को 14वें दौर की सीमा वार्ता को लेकर रक्षा विशेषज्ञ ए.के. सिवाच ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। This gives them an advantage that they can directly address Nubra Valley and Saichen Glacier bypassing Dibyo, and this is one place where there can be a collusion between Chinese and Pakistani. The China from east, Saichen, and from west side, Pakistan from Gilgit-Baltistan can sandwich Nubra Valley and Saichen. But at the same time, India has also got a great advantage in that area, especially in Daulat Beg Oldie. After we have constructed Darbuk Shok Daulat Beg Old Road, our advantage has gone manifold. From Daulat Beg Oldie, that is subsector north, we can now interdict their China-Pakistan economic corridor in Gilgit-Baltistan. We can interdict the Karakoram highway as well as the western highway G219. So Chinese are also quite worried on that. You see, the issue today
तो रेवाड़ी में संजय गांधी पार्क में पिछले 36 दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आज जब इनके सब्र का बांध टूटा तो सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आई और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई जिला सचिवालय पहुंची, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ड्यूटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तारियां दी और सरकार को चेतावनी दी कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। डायरेक्टर साहब को तालमेल कमेटी की तरफ से 15 जनवरी तक का नोटिस हमने दे रखा है। हमारी स्ट्राइक अभी लीगली है। ये 15 तारीख के बाद अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो फिर तालमेल कमेटी फैसला लेगी और इस आंदोलन को और भी आगे लेके जाएगी। परंतु ये सुनिश्चित है कि आंदोलन आगे बढ़ेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। 36 दिन से ये बहनें 4 बजे घर से उठती हैं, ये पार्टी को चरवा डाल के आती हैं, ये भाई साहब के लिए खाना बना कर आती हैं और फिर ये अपना किराया भर के यहाँ आती है। ये सरकार जो श्रमिक विरोधी सरकार है, इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों की बात को मान लेना चाहिए। हम फिर यही सरकार से अपील करते हैं। और डेढ़ भरो आंदोलन सरकार ने हमें रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। इस महकमे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा विडो बहनें लगी हुई हैं, ना हमारी मतलब कि कोई मांगे नहीं सरकार मान रही है। 2018 में हमारा जो 1500 750 रुपये बढ़ाए थे अभी तक कोई लागू की सरकार से हम 2 ही तो मांगे मांग रहे हैं, ज़्यादा हमारी मांगे नहीं है जो कि सरकार ने लागू कर रखी थी। और वो सरकार मतलब सोई हुई है, हम उनको जगाना चाहते हैं। ये बहनें जब रोड पे बैठ गई, सरकार ने बैठा दिया तो इतनी जल्दी से इतनी आसानी से नहीं उठने वाली। ये अपना संघर्ष करेगी और जब तक सरकार अगर ये वेतन लागू नहीं करेगी इतने पीछे नहीं हटने वाली। विडो बहनजी जो बहनजी लगी हुई है उनका इसमें कोई गुजारा होता नहीं होता। सरकार ये मान ले महंगाई भत्ते के हिसाब से भी सरकार हर साल नहीं बढ़ाती है, क्योंकि ये कहती कुछ है करती कुछ है। ये गुंडे की सरकार है। बहनें इतनी कड़कती ठंड में बारिश में बैठी हुई है, सरकार हमारी एक भी सुनाई नहीं कर रही। और हमारे साथ पहले तो महकमे का नाजायज दबाव डलाया, फिर प्रशासन का डलाया, लेकिन हमारी बहनें पीछे नहीं हटी, क्योंकि इनकी मांग बहुत छोटी और जायज मांग है। सिर्फ जो सरकार ने 2018 में अपने मुंह से कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दिया था और 2019 में हमारे पीएम ने बहनों को झूठी अफवाह से खुश किया था कि हम बहनों को खुश होकर 750 और 1500 दे रहे हैं। बहनों ने 3 साल तक इंतजार किया, सरकार ने नहीं दिया। आज वो अपने इस आंदोलन में आई है तो सरकार तरह तरह का हमारी बहनों को डर बढ़ा रहे हैं। नहीं, आंदोलन शांतिपूर्ण है। सरकार की जो इनकी मांगे हैं सरकार तो बताई जाएंगे। हमारी की डिमांड यही है, सरकार वाली बातें हमारे पर बातें नहीं है कि प्रशासन स्टेट लेवल बातें नहीं है, तो स्टेट लेवल बातें नहीं, वहाँ बताई जाएंगे मांगे इनके। तो हरियाणा चौपाल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।